Everyone, this is the fourth video of the ethics series, and in this video we are going to cover a very important topic of the UPSC GS4 mains syllabus, that is attitude. ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में हमने एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस वाला टॉपिक अच्छे से कवर किया। थर्ड वीडियो में हमने ह्यूमन वैल्यूज एंड सोशलाइजेशन वाला टॉपिक कवर किया, एंड इस पे फोर्थ वीडियो में हम एटीट्यूड के बारे में हर एक चीज के पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि हमें एटीट्यूड में पढ़ना क्या क्या है। तो देखो, एटीट्यूड में हमें सबसे पहले समझना है कि एटीट्यूड क्या होता है। देखो, फर्स्ट वाले जब एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस वाला टॉपिक कवर करे थे उस टाइम भी एटीट्यूड के बारे में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट चले थे उस टाइम समझाया था, पर फिर भी इसमें स्टार्ट करेंगे हम एटीट्यूड के बेसिक कॉन्सेप्ट से। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। देखो, एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कॉग्निटिव, बिहेवियरल टेंडेंसी एंड अफेक्टिव कंपोनेंट। इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके डिफरेंट फंक्शंस पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ एटीट्यूड 4 टाइप के फंक्शंस पढ़ेंगे हम उसमें, नॉलेज फंक्शन, एडेप्टिव फंक्शन, वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन, ईगो डिफेंसिव फंक्शन, ये सब हम पढ़ेंगे उसमें। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ए बी लिंक। ए बी लिंक क्या है? एटीट्यूड एंड बिहेवियर लिंक। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सोशल इन्फ्लुएंस, कि तुम्हारा एटीट्यूड जो है वो कैसे सोशल इन्फ्लुएंस, मतलब सोशल इन्फ्लुएंस के बारे में पढ़ेंगे, कैसे तुम्हारा एटीट्यूड जो है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, कैसे तुम दूसरों के एटीट्यूड, दूसरों की वजह से तुम्हारा एटीट्यूड में चेंज आ सकते हैं, उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे परसुएशन के बारे में पढ़ेंगे। परसुएशन क्या होता है? परसुएशन के बारे में अच्छे से समझेंगे। परसुएशन होता है कि अगर कोई तुम्हारा एटीट्यूड डेलिबरेटली चेंज करना चाहता है तो कैसे करता है। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दीज आर द सम ऑफ द कॉन्सेप्ट जो कि हम इस वाले वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड, फिर फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड बिहेवियर लिंक, सोशल इन्फ्लुएंस एंड देन परसुएशन कवर करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो एटीट्यूड से स्टार्ट करते हैं, एटीट्यूड का बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो एटीट्यूड आखिर होता क्या है? ठीक है, तो अगर देखो एटीट्यूड की डेफिनेशन देखो, एटीट्यूड को अगर सिंपल टर्म्स में देखा जाए तो एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड इट इज योर, कि तुम किस टाइप से किसी ऑब्जेक्ट के लिए रिएक्ट करोगे। ठीक है, तो इट रिफ्लेक्ट्स योर रेडीनेस ऑफ साइक टू एक्ट और रिएक्ट इन अ सर्टेन वे। अगर कोई भी सिचुएशन आ रही, कोई ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन तुम्हारे सामने आ रहा है, तो उस टाइम तुम कैसे रिएक्ट करोगे, जो तुम्हारा फर्स्ट रिएक्शन होगा या फर्स्ट तुम्हारा एक्शन होगा वो किस टाइप से होगा, दैट इज व्हाट योर एटीट्यूड डिटरमाइंस। ठीक है, ये पॉजिटिव, और ये किस चीज की वजह से होता है? तुम्हारा एटीट्यूड किस चीज की वजह से बनता है? इट इज ए रिजल्ट ऑफ द लास्टिंग एवेल्युएशन ऑफ द पीपल, ऑब्जेक्ट, इवेंट। अब देखो, इवेल्युएशन कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव इवेल्युएशन हो सकता है, नेगेटिव इवेल्युएशन हो सकता है। किसी ऑब्जेक्ट को देख के तुम्हारे अंदर तुम्हारा कुछ एटीट्यूड, तुम्हारा पॉजिटिव एटीट्यूड हो सकता है, उसको देख के तुम्हारा नेगेटिव एटीट्यूड भी हो सकता है। इस टाइप से चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ये होता है एटीट्यूड। अब अगर तुम्हें अलग से डेफिनेशन चाहिए एटीट्यूड की, तो एटीट्यूड की डेफिनेशन देखो इस टाइप से होती है कि एटीट्यूड क्या होता है? दे आर अ सेट ऑफ इमोशंस, बिलीफ, बिहेवियर। ठीक है, तो ये एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड का देखो, एटीट्यूड एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। तो साइकोलॉजी में जो इसकी डेफिनेशन रहती है वो इसी तरह से रहती है कि जो एटीट्यूड है इट रिफर्स टू अ सेट ऑफ इमोशन, बिलीफ एंड बिहेवियर टुवर्ड अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पर्सन और थिंग और इवेंट। ये होता है एटीट्यूड। ठीक है, सिंपल टर्म्स में तुम यही समझ लो कि इट इज योर रेडीनेस ऑफ साइक टू एक्ट और रिएक्ट इन अ सर्टेन वे टुवर्ड अ पर्सन, ऑब्जेक्ट, इवेंट, आइडिया। अब तुम्हारा एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड एटीट्यूड इज अ रिजल्ट ऑफ द लास्टिंग एवेल्युएशन, और एवेल्युएशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। डेफिनेशन के बारे में देखो तो एक इमोशन, बिलीफ, बिहेवियर का एक पूरा सेट होता है। किसी भी पर्सन को देख के अगर तुम्हारे अंदर उस टाइप का रिएक्शन आ रहा है तो वो तुम्हारा एटीट्यूड कहलाता है। इट इज अ सेट ऑफ इमोशन, बिलीफ, बिहेवियर टुवर्ड अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पर्सन, थिंग और इवेंट। इन सब चीज़ों के रनिंग नोट्स लेते जाना। बाकी चीज़ें तुम्हें नोट्स में पीपीटी में भी मिल जाएंगी, और पीपीटी तुम्हें टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हमें जो इसमें देखना है वो हमें देखना है एटीट्यूड के बारे में हमने पढ़ा, एटीट्यूड का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब उसमें देखते हैं कि उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द थिंग दैट मेक अप अवर एटीट्यूड। ठीक है, तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो क्या होती हैं। अब देखो इसमें पीपीटी में केवल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन है, पर जरूरी नहीं कि 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ही हों, क्योंकि एटीट्यूड इज अ वेरी ब्रॉड टॉपिक। ठीक है, अब वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, तो उसके अलग अलग डायमेंशंस में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पीपीटी में भी हैं, और भी कई कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो देखो, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है इसकी एंड्योरिंग एंड लास्ट। एंड्योरिंग मतलब एंड्योरिंग कह लो या फिर स्टेबल कह लो। तो एंड्योरिंग, लास्टिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जो एटीट्यूड होता है इट इज जनरली स्टेबल ओवर टाइम। ठीक है, अब स्टेबल ओवर टाइम का मतलब ये है कि कुछ टाइम तक एटीट्यूड स्टेबल होता है, पर दे कैन चेंज अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। अब ये सब चीज़ें कैसे चेंज होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जब हम सोशल इन्फ्लुएंस परसुएशन के बारे में पढ़ेंगे तब समझेंगे, पर इतना समझ लो कि जो हमारा एटीट्यूड होता है इट इज जनरली कंसिडर्ड स्टेबल।
ठीक है, इट इज जनरली स्टेबल ओवर टाइम बट इट कैन चेंज अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। नेक्स्ट हमारा एक्वायर्ड और लर्न। देखो जो एटीट्यूड होता है तुम्हारा, कुछ कोई भी इंसान अपना एटीट्यूड लेके पैदा नहीं होता, ठीक है, कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, पर जो तुम्हारा मोस्ट ऑफ द पार्ट जो तुम्हारा एटीट्यूड बनाता है इट इज मोस्टली एक्वायर्ड और लर्न। अब लर्न कैसे करते हो? लर्न थ्रू सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन टॉपिक में जब हमने पिछला वाला जो थर्ड वाला जो वीडियो था एथिक्स सीरीज का, उसमें हमने पढ़ा था कि सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, कौन कौन से सोशलाइजिंग एजेंट्स होते हैं। तो जो हम एटीट्यूड सीखते हैं, जो हम वैल्यूज होती हैं, एटीट्यूड सीखते हैं, ये सब ये सीखते हैं थ्रू अवर सोशलाइजेशन एजेंट्स, ठीक है। तो सोशलाइजेशन की प्रोसेस जो हम सीखते हैं तो ये एटीट्यूड भी हम उसी चीज से सीखते हैं। नेक्स्ट है एटीट्यूड आर इवेल्युएटिव जजमेंट। इसके बारे में हमने पढ़ा अभी कि एटीट्यूड क्या होते हैं, दे आर लास्टिंग इवेल्युएशंस, ठीक है। तो एटीट्यूड दे आर इवेल्युएटिव जजमेंट। एटीट्यूड कैन बी एक्सप्रेस्ड वर्बली भी हो सकता है और नॉन वर्बली हो सकता है, ठीक है। तो वर्बली भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी एक्सप्रेस फिजिकली, मतलब वर्बली एंड नॉन वर्बली। एंड उसके बाद दे कन्फर्म द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। देखो जो फिफ्थ पॉइंट जो हो गया फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये रिलेटेड है, क्योंकि इसमें फर्स्ट पॉइंट में क्या था, दे आर एंड्योरिंग, और जो फिफ्थ पॉइंट है दे कन्फर्म टू द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, ये दोनों सेम चीज है, ठीक है। जो हमारा एटीट्यूड होता है दे आर कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट में हम देखो जो एटीट्यूड बिहेवियर लिंक के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम यही चीज पढ़ना है कि जो उसकी कंसिस्टेंसी होती है। देखो एटीट्यूड बिहेवियर लिंक क्या होता है, थोड़ी सा भी उसके बारे में समझ लो कि जो एटीट्यूड बिहेवियर लिंक होता है उसका मतलब ये है कि जब कब कब तुम्हारा जो एटीट्यूड है वो तुम्हारा बिहेवियर डिसाइड करेगा, ठीक है, कि तुम किस कब कब बिहेव करोगे अपने एटीट्यूड के अकॉर्डिंग, ठीक है, और कब कब अपने एटीट्यूड के अगेंस्ट बिहेव करोगे। तो जो फिफ्थ हमारी कैरेक्टरिस्टिक है वो है दे कन्फर्म टू द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। तो जो हमारा बिहेवियर, जो हमारा एटीट्यूड होता है, इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम जनरली इट इज कंसिडर्ड कंसिस्टेंट, ठीक है। तो हम अपने एटीट्यूड के हिसाब से ही बिहेव करते हैं, बट देयर आर सम सर्कमस्टेंसेस जिसमें ये सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक ये हो गई। अब देखो कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे हमारा एटीट्यूड जो होता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, कि इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट हो गया। एटीट्यूड क्या होते हैं, एटीट्यूड्स हमारे प्री डिस्पोजिशंस होते हैं। इमोशनल कंपोनेंट भी होता है एटीट्यूड में, एटीट्यूड इंक्लूड फीलिंग और इमोशनल रिएक्शंस हो गया। एटीट्यूड इन्फ्लुएंस अवर बिहेवियर, एटीट्यूड आर कॉम्प्लेक्स एंड दे आर सेंट्रल टू अवर नेचर। तो इस टाइप से बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, ठीक है। केवल कुछ लिखी हैं, ये जो चीज़ें भी बताएं इसके रनिंग नोट्स लेते जाना, ये सब लिख सकते हो तुम, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। ये वाला टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक वगैरह ठीक है, पढ़नी तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एटीट्यूड क्या होता है ये सब, पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कंपोनेंट, जो कि तुम्हें हमेशा मतलब इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी इसको तुम ऐड कर सकते हो। तो एटीट्यूड जो है वो हमारा 3 चीजों से मिलकर बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। कौन कौन से? इसको कहते हैं ABC, नॉट नेसेसरली इन दिस ऑर्डर। जो हमारा एटीट्यूड होता है 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट कॉग्निटिव कंपोनेंट। कॉग्निटिव कंपोनेंट मतलब हमारे जो बिलीव्स, थॉट्स हैं, आइडियाज हैं किसी भी ऑब्जेक्ट या इशू के बारे में, तो वो दे कम्स अंडर कॉग्निटिव कंपोनेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है अफेक्टिव या फिर इमोशनल कंपोनेंट, की मतलब हम कैसा उसके लिए फील करते हैं, द इमोशनल और फीलिंग बेस्ड रिएक्शन टुवर्ड एन ऑब्जेक्ट और इशू, ठीक है। उसके बाद फिर आता है बिहेवियरल और एक्शन टेंडेंसी। एक्शन टेंडेंसी मतलब टेंडेंसी और प्री डिस्पोजिशन टू एक्ट इन अ सर्टेन वे टुवर्ड द ऑब्जेक्ट और इशू, ठीक है। तो कॉग्निटिव कंपोनेंट मतलब हम कैसा सोचते हैं किसी ऑब्जेक्ट या इशू के बारे में। अफेक्टिव कंपोनेंट हम कैसा फील करते हैं, और बिहेवियरल एक्शन टेंडेंसी हम उसके लिए किस टाइप से उसकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। अब देखो बिहेवियरल टेंडेंसी के बारे में एक चीज समझनी जरूरी है कि जो हमारी बिहेवियरल टेंडेंसी, एक्शन टेंडेंसी होती है, इट इज अबाउट अवर प्री डिस्पोजिशन टू टेक एक्शन बट नॉट नेसेसरली टेकिंग एक्शन, ठीक है। मतलब हम उस हिसाब से एक्शन ले सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि हम वो एक्शन लेंगे ही, क्योंकि हमारा जो एक्शन होता है वो बहुत सारी चीजों में डिपेंड करता है। एक्शन टेंडेंसी हो गया, एक्शन टेंडेंसी मतलब अवर प्री डिस्पोजिशन टू टेक एक्शन इन अ सर्टेन वे, नॉट नेसेसरली टेकिंग एक्शन, ठीक है। तो मतलब एक्शन लेना जरूरी, कि हम ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं उससे मतलब नहीं है। जो बिहेवियरल टेंडेंसी का मतलब है कि हमारी जो प्री डिस्पोजिशन है कि हम किस टाइप से उसके लिए एक्ट करेंगे, ठीक है। दिस इज बिहेवियरल टेंडेंसी, ठीक है, क्लियर है। कॉग्निटिव कंपोनेंट हम कैसा सोचते हैं, अफेक्टिव इमोशनल कंपोनेंट की हम कैसा उसके लिए फील करते हैं, और बिहेवियरल एक्शन टेंडेंसी किस टाइप से हम उसके में एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दीज आर अवर ABC, ए अफेक्टिव, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव कंपोनेंट, ठीक है। अब देखो एटीट्यूड जो होता है हमारा, एटीट्यूड का जो नेगेटिव फॉर्म रहता है, जो इरेशनल, अगर हमारा एटीट्यूड इरेशनल होगा तो वो दैट मेक द
दैट इज द पार्ट ऑफ प्रीजुडाइज, ठीक है, दैट एटीट्यूड इज नोन एज प्रीजुडाइज, ठीक है। उसके बारे में थोड़ी और डीपली समझेंगे। देखो इसी को समझ लेते हैं, पहले प्रीजुडाइज के बारे में समझ लेते हैं। देखो प्रीजुडाइज क्या होता है, इट इज ए, देखो एटीट्यूड जो हमारा होता है क्या 3 कंपोनेंट से बना होता है, जो अफेक्टिव कंपोनेंट, बिहेवियरल कंपोनेंट एंड कॉग्निटिव कंपोनेंट। पर जब हमारा एटीट्यूड नेगेटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव किसके लिए, इंटर ग्रुप, जब ये देखो प्रीजुडाइज वाला जो हमारा टॉपिक है ये क्या होता है, ये वाला फेनोमेना तभी आता है जब जो सिचुएशन हो वो क्या हो, इंटर ग्रुप वाली सिचुएशन हो, ठीक है। अब तो हमारा जब एटीट्यूड होगा अगर वो नेगेटिव होगा और इरेशनल होगा और इंटर ग्रुप होगा, तब हमारा जो एटीट्यूड है वो प्रीजुडाइज कहलाया जाएगा, समझ रहे हो। तो एक एटीट्यूड प्रीजुडाइज तब बनता है जब वो नेगेटिव हो, इरेशनल हो, ठीक है, मतलब नॉट नेसेसरली ऑन द रेशनल रीजंस, और इंटर ग्रुप हो, 2 ग्रुप्स के बीच का हो, ठीक है। तो ये हमारा प्रेजुडाइज बना था। अब देखो जो 3 कॉन्सेप्ट इसमें थे, 3 कंपोनेंट इसमें थे, वो तीनों कंपोनेंट इसमें आएंगे, बस उसके फॉर्म थोड़ी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि उसमें क्या क्या चीज आ गई, उसमें नेगेटिव, इरेशनैलिटी आ गई है और इंटर ग्रुप आ गया। तो देखो जो हमारा अफेक्टिव कंपोनेंट होगा, अफेक्टिव कंपोनेंट, चलो देखो कॉग्निटिव कंपोनेंट देखें, तो कॉग्निटिव कंपोनेंट में मतलब हमारे क्या क्या थॉट्स हैं, हमारे क्या क्या बिलीफ हैं, क्या क्या आइडियाज हैं, तो ये कॉग्निटिव कंपोनेंट प्रेजुडाइज के फॉर्म में आ जाता है, स्टीरियोटाइप बन जाता है। स्टीरियोटाइप क्या होता है, हमारा स्टीरियोटाइप भी हमारे कि किसी ग्रुप के बारे में हमारे प्री रिकॉर्डेड या फिर जो हमारे प्री मेड, जो पहले के बनाए हुए रेडीमेड जो हमारे बिलीव्स हैं, वो सब चीज़ें कि पूरे ग्रुप के जो बिहेवियर होता है, पूरे ग्रुप के जो इंडिविजुअल होते हैं वो एक तरह बिहेव करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो स्टीरियोटाइप्स कहलाते हैं। तो स्टीरियोटाइप क्या होते हैं, दे आर रिजिड, इरेशनल, ओवरलुक इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो दीज आर द थिंग दैट फॉर्म्स द कॉग्निटिव कंपोनेंट इन द प्रेजुडाइज, ठीक है। इमोशनल कंपोनेंट में इमोशंस कौन कौन से आते हैं, ज्यादातर एंगर हो गया हमारा, डिग्निटी हो गया, जेलसी हो गया, और जो थर्ड है हमारा बिहेवियरल टेंडेंसी। तो बिहेवियरल टेंडेंसी में क्या, हम डिस्क्रिमिनेट करना चालू कर देते हैं ग्रुप्स के बीच, हार्म, डिस्ट्रॉय करना चालू करते हैं, ये सब चीजें आ जाती है, ये सब चीजें आ जाती हैं बिहेवियरल कंपोनेंट के अंदर, ठीक है, बिहेवियर टेंडेंसी के अंदर। तो एटीट्यूड जब हमारा नेगेटिव होगा, इरेशनल होगा और इंटर ग्रुप होगा तो कहलाएगा प्रेजुडाइज। और प्रेजुडाइज में 3 कंपोनेंट्स आते हैं हमारे, कॉग्निटिव कंपोनेंट में आ जाता है स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप जो कि रिजिड होता है, इरेशनल होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ओवरलुक कर देता है। इमोशनल कंपोनेंट या अफेक्टिव कंपोनेंट में आ जाएंगे हमारे एंगर, डिग्निटी, जेलसी, और बिहेवियरल कंपोनेंट में हमारी आ जाएगी डिस्क्रिमिनेशन, हार्म एंड डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो दीज आर बिहेवियर, दे कम्स अंडर बिहेवियर टेंडेंसी, ठीक है। तो दिस इज अवर प्रेजुडाइज। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड में देयर आर 4 फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। फर्स्ट नॉलेज फंक्शन, एडेप्टिव फंक्शन, ईगो डिफेंसिव फंक्शन एंड वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन, ठीक है। पर इसको पढ़ने से पहले एक बार थोड़ी सी फिर से रिवीजन कर लेते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा, ठीक है। तो देखो हमने एटीट्यूड समझा, एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड इज द रेडीनेस ऑफ योर साइक टू एक्ट, रिएक्ट इन अ सर्टेन वे। फिर उसके बाद हमने उसके कुछ फीचर्स देखे कि दे आर एंड्योरिंग, दे आर लर्न्ड, दे आर इवेल्युएटिव जजमेंट, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं वर्बली, नॉन वर्बली। उसके बाद दे आर रिलेटिवली स्टेबल, इमोशनल कंपोनेंट भी होता है इनमें, दे इन्फ्लुएंस और बिहेवियर, इस सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमने देखे। उसके बाद हमने उसके देखे कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, हमारा कॉग्निटिव कंपोनेंट कि हम कैसा सोचते हैं, इमोशनल कंपोनेंट कैसा फील करते हैं, बिहेवियरल एंड एक्शन टेंडेंसी मतलब हम किस टाइप से प्रीडिस्पोज हैं टू एक्ट इन अ सर्टेन वे टुवर्ड्स सर्टेन पर्सन, ऑब्जेक्ट या इश्यूज, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा कि प्रेजुडाइज होता है, वो होता है हमारा नेगेटिव एटीट्यूड जो होता है वो प्रेजुडाइज कहलाता है, नेगेटिव, इरेशनल एंड इंटरग्रुप एटीट्यूड होता है वो प्रेजुडाइज कहलाता है। उसमें जो अफेक्टिव कंपोनेंट होता है वो हमारा होता है एंगर, डिग्निटी, जेलसी, ये सब चीजें बनाती हैं। और जो हमारा कॉग्निटिव कंपोनेंट होता है वो स्टीरियोटाइप होता है, वो रिजिड, इरेशनल, ओवरलुकिंग इंडिविजुअल डिफरेंस, ये सब चीजें उसके फीचर्स होते हैं, ठीक है। बाकी बिहेवियरल टेंडेंसी हो गई, हाउ वी इन प्रेजुडाइज, हाउ वी डिस्क्रिमिनेट, हार्म एंड डिस्ट्रॉय, ये सब चीजें, ठीक है। अब फंक्शन के बारे में समझते हैं, ठीक है, फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड के बारे में समझते हैं। देखो फंक्शन ऑफ एटीट्यूड में 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट इज नॉलेज फंक्शन, एडेप्टिव फंक्शन, ईगो डिफेंसिव फंक्शन एंड वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन, ठीक है। देखो एडेप्टिव फंक्शन एंड वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। उसमें सब समझ में आ रहा है कि एडेप्टिव फंक्शन मतलब हमें एनवायरनमेंट के साथ कैसे अडेप्ट होना है, वो वाला फंक्शन। वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन मतलब तुम किस टाइप की तुम्हारी वैल्यूज हैं उसे कैसे एक्सप्रेस करोगे ताकि लोग तुम्हारे बारे में क्या चीज समझें, तुम्हारे वैल्यूज क्या है, तुम्हारे बिलीव्स लोग कैसे समझेंगे, वो सब चीजें किस में आती हैं, वो वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन में आती हैं। पर जो देखो अब सबको एक एक करके समझना, ठीक है, फटाफट से एक एक करके समझेंगे। तो ये वाला टॉपिक अच्छे से समझना क्योंकि ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब देखो नॉलेज फंक्शन के बारे में समझते हैं। देखो नॉलेज फंक्शन से मतलब हमारा ये है कि जो एटीट्यूड हमारा होता है, एटीट्यूड हेल्प अस अंडरस्टैंड द न्यू इन्फॉर्मेशन, अंडरस्टैंड द वर्ल्ड,
ठीक है। जैसे मानो कोई तुम्हें कोई न्यू इन्फॉर्मेशन के बारे में तुम्हें पता चला, या फिर तुम किसी चीज की कुछ तुम्हें न्यू फेनोमेना के बारे में तुमने कुछ न्यू न्यू इंटरेक्शन हुआ तुम्हारा, ठीक है, तो वो न्यू जो तुम्हें मिली है इन्फॉर्मेशन, उसको तुम्हारा एटीट्यूड इंटरप्रेट करेगा, ठीक है, एंड इट विल सिंप्लीफाई। ऐसा समझ लो कि जो एटीट्यूड हमारा तुम्हारा होता है, एटीट्यूड हेल्प्स ऑर्गेनाइज एंड सिंप्लीफाई आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। इतना सिंपल सी लैंग्वेज में बस इतना समझ लो कि जो तुम्हारा एटीट्यूड होता है वो तुम्हें वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग को सिंप्लीफाई ऑर्गेनाइज करके ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। अब जैसे मानो तुमने कोई इन्फॉर्मेशन कुछ नई है, कुछ कोई इन्फॉर्मेशन कोई पुरानी है, अगर पुरानी है तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर नई इन्फॉर्मेशन है तो नई इन्फॉर्मेशन को पहले वो तुम्हारा एटीट्यूड जो है, तुम्हारा माइंड जो है, उसको पहले की इन्फॉर्मेशन के साथ लिंक करेगा, फिर उस हिसाब से तुम्हारा एटीट्यूड उस हिसाब की उस न्यू इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझो कि जैसे मानो तुम्हें इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए तुम्हारा यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। अब अगर तुमने कोई इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन का कोई एक्ट देखा, देन यू विल तुम उसको क्या करोगे, तुम उसको इंटरप्रेट करोगे एज अ पॉजिटिव एक्शन, ठीक है। तो तुम क्विकली इंटरप्रेट कर लोगे कि ये जो एक्शन है प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट इज गुड। और अगर तुम्हारा उसके हिसाब से अगर जो नेगेटिव अगर तुम्हारा एटीट्यूड होगा, पॉजिटिव अगर नेगेटिव एटीट्यूड होगा, तो तुम उस एक्शन को क्या, उस एक्शन को नेगेटिव कंसीडर करोगे। सो दिस इज व्हाट नॉलेज फंक्शन इज अबाउट। जो तुम वर्ल्ड को उस हिसाब से इंटरप्रेट करते हो, एंड योर एटीट्यूड हेल्प्स यू टू ऑर्गेनाइज एंड सिंप्लीफाई योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, मेकिंग इट मोर प्रिडिक्टेबल एंड मैनेजेबल। तो दिस इज होता है, दिस इज नॉलेज फंक्शन। नेक्स्ट हमारा जो है वो एडेप्टिव फंक्शन। देखो एडेप्टिव फंक्शन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, एक्सप्लेनेटरी है कि जो तुम्हारा एडेप्टिव फंक्शन है, मतलब कि तुम कैसे इन्वायरमेंट के साथ एडेप्ट होगे, वो कहलाता है एडेप्टिव फंक्शन। तो जो तुम्हारा एटीट्यूड होता है वो तुम्हारे बिहेवियर को गाइड करता है, ताकि तुम जो रिवॉर्ड्स है उससे मैक्सिमाइज कर पाओ और जो पनिशमेंट है उसे मिनिमाइज कर पाओ, ठीक है। और it helps individual achieve goals and adapt to their environment by directing action that are beneficial and avoiding those that are not, ठीक है। तो उन एक्टिविटीज को या फिर उन एक्शंस को, उन एक्शन को जो कि तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है उनको प्रमोट करता है, और जिन चीजों जो तुम्हारे लिए नेगेटिव हैं, जो तुम्हारे लिए मतलब जो हार्मफुल हैं, उनको अवॉइड करता है। दिस इज एडेप्टिव फंक्शन, कि तुम किस हिसाब से अपने एनवायरमेंट के से अडेप्ट हो पा रहे हो। दिस इज एडेप्टिव फंक्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो ईगो डिफेंसिव फंक्शन। ईगो डिफेंसिव फंक्शन क्या होता है कि ईगो डिफेंसिव फंक्शन होता है, तुम ऐसा समझो, देखो एक एग्जांपल देखो, एक बच्चा है, उसने अपना एग्जाम दिया, ठीक है, एग्जाम में वो फेल हो गया। अब वो फेल हो गया तो उसकी वजह से वो किस चीज को उसका कारण बताता है, वो कहलाता है ईगो डिफेंसिव फंक्शन। अब जैसे चलो ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, जैसे कि वैसे मानो तुम और तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारे दोस्त के ज्यादा नंबर आए, तुम्हारे कम नंबर आए, तो इसकी वजह से क्या हो सकती है, तुम्हें एंजाइटी हो सकती है कि यार मेरे कम नंबर आए, उसके ज्यादा नंबर आ गए। पर तुम्हारा जो एटीट्यूड होता है इस चीज से तुम्हें बचाता है। वो कैसे बचाता है, वो इसको इस टाइप से इंटरप्रेट कर देगा कि जो तुम्हारा दोस्त था, वो तुम्हारा दोस्त जो था वो कोचिंग पढ़ता था, या फिर तुम उसको इस टाइप से कर सकते हो कि तुम्हारा जो दोस्त तो तुम थे, तुम उस टाइम बीमार पड़ गए थे, तुम्हारी बुक्स वगैरह खराब हो गई थी, इस टाइप से कुछ भी कर सकते हो। इसकी वजह से तुम्हें क्या होगी, एंजाइटी वगैरह नहीं होगी, ठीक है। तो ईगो डिफेंसिव फंक्शन को अगर सिंपल टर्म्स में समझा जाए तो दे एक्ट एज डिफेंस मैकेनिज्म टू जस्टिफाई एक्शन और बिलीफ, ठीक है। तो ये होता है हमारा ईगो डिफेंसिव फंक्शन, जो कि हमारी सेल्फ स्टीम को प्रोटेक्ट करता है, हमें एंजाइटी वगैरह से, हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट की जो थ्रेट्स होती हैं उनसे जो प्रोटेक्ट करता है। दिस इज नोन एज अवर ईगो डिफेंसिव फंक्शन। नेक्स्ट इज अवर वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन। वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन मतलब हम जो वर्ल्ड को कैसे बताएंगे, लोगों को कैसे बताएंगे कि हमारी जो वैल्यूज कैसे हैं। तो ये सब कैसे पता चलती है लोगों को, ये हमारा एटीट्यूड होता है, वो एक्सप्रेस करता है हमारी कोर वैल्यूज, हमारी बिलीव्स, हमारी आइडेंटिटीज को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। जिसकी वजह से लोग जो होते हैं उन्हें पता चलता है कि हमें उसको एटीट्यूड के थ्रू हम बता पाते हैं कि हमारी वैल्यूज क्या क्या है, हमारी बिलीव्स क्या क्या है, ठीक है। अब जैसे तुम्हारा एटीट्यूड वेजिटेरियन खाने की तरफ है, ठीक है, एग्जाम्पल ऐसे समझो कि जो तुम वेजिटेरियन फूड को ज़्यादा प्रेफर करते हो, तो तुम्हारा जो एटीट्यूड होगा उस हिसाब से ही तुम्हारा एटीट्यूड होगा। तो इससे लोगों को भी पता चलेगा कि तो तुम जो हो वो वेजिटेरियन फूड को ज़्यादा प्रेफर करते हो, उसको ज़्यादा वैल्यू देते हो, ठीक है। तुम्हारे जो बिलीव्स हैं, तुम्हारे थॉट्स हैं, वो इस टाइप से। तो ये सब होता है, ये होता है वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो जो नॉलेज फंक्शन होता है हमारा, नॉलेज फंक्शन इज अबाउट कि तुम्हारा जो कि तुम किस टाइप से तुम्हारे जो वर्ल्ड की न्यू इन्फॉर्मेशन उसको कैसे ऑर्गेनाइज करते हो, ये तुम्हारा एटीट्यूड करता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ एटीट्यूड कि न्यू इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज और सिंप्लीफाई करना। एडेप्टिव फंक्शन एनवायरमेंट से अडेप्ट होना। ईगो डिफेंसिव फंक्शन तुम्हें प्रोटेक्ट करना, इट एक्ट एज अ सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। फिर उसके बाद वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन पूरे तुम्हारी वैल्यूज को एक्सप्रेस करना, तुम्हारे बिलीव्स को, तुम्हारी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करना। तो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, ठीक है। आई होप कि ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये वाला तो हो गया हमारा एटीट्यूड वाला, जो बेसिक वाला पोर्शन था हमारा कि एटीट्यूड
कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड और फंक्शन ऑफ एटीट्यूड, ये 3 पोर्शन हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है एटीट्यूड बिहेवियर लिंक, फिर उसके बाद सोशल इन्फ्लुएंस और उसके बाद फिर परसुएशन। ठीक है, तो एटीट्यूड बिहेवियर लिंक के बारे में समझते हैं। देखो एटीट्यूड बिहेवियर लिंक क्या होता है कि एटीट्यूड तुम्हारा कुछ है, ठीक है, और तुम बिहेव कुछ अलग तरह से कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाती है, वो तुम्हारा जो रिलेशनशिप है, वो जो लिंक है वो टूट जाती है। एटीट्यूड बिहेवियर लिंक के हिसाब से ऐसा समझ लो कि तुम्हारा जो एटीट्यूड है, क्या तुम उस हिसाब से बिहेव कर रहे हो, क्योंकि जो हमारा एटीट्यूड होता है वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। बट देयर आर सम सर्कमस्टेंसेज जहां पर तुम्हारा जो बिहेवियर होगा वो तुम्हारे एटीट्यूड के अकॉर्डिंग नहीं होगा, जिसकी वजह से कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आती हैं। पर हमें इसी चीज के बारे में पढ़ना है कि जो एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में जो लिंक होती है वो कैसे अफेक्ट होती है, व्हाट आर द डिफरेंट फीचर, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस एटीट्यूड बिहेवियर लिंक। पर उससे पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर। ठीक है, अब देखो एटीट्यूड तो पता है तुम्हें क्या है, तो एटीट्यूड क्या है, इट रिफ्लेक्ट्स योर रेडीनेस ऑफ द साइक टू एक्ट एंड रिएक्ट इन अ सर्टेन वे। और बिहेवियर तुम्हारा क्या है, बिहेवियर दे आर द एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप टुवर्ड अदर। ठीक है, ये आर जस्ट इट एटीट्यूड इज जस्ट योर रेडीनेस, बट बिहेवियर क्या होता है, एक्चुअल एक्शंस होते हैं। एटीट्यूड के बारे में दूसरी चीज देखी जाए तो ये कैसे फॉर्म होता है, दे आर फाउंड बाय द एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन, मतलब सोशलाइजेशन समझ लो। ठीक है, सोशलाइजेशन समझ लो। और बिहेवियर क्या हो गया, बिहेवियर हो गया तुम्हारा दे आर डिटरमाइंड बाय दी सर्कमस्टेंसेस। तो बिहेवियर में जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं दे प्ले अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग योर बिहेवियर। नेक्स्ट एटीट्यूड में देखा जाए तो एक्सप्रेस जो एटीट्यूड होते हैं वो हमारे इनर थॉट्स और सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस करते हैं, पर जो बिहेवियर होते हैं ये हमारे एटीट्यूड को ही एक्सप्रेस करते हैं। तो एटीट्यूड आता है, फिर उसके बाद एटीट्यूड की वजह से हमारा बिहेवियर आता है। ठीक है, तो इसलिए एटीट्यूड बिहेवियर लिंक के बारे में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि जो हमारा एटीट्यूड है वो बिहेवियर के अकॉर्डिंग, जो हमारा बिहेवियर है वो एटीट्यूड के अकॉर्डिंग नहीं होता, वो हमारे एटीट्यूड से हम कुछ सोचते कुछ और हैं पर हम बिहेव कुछ अलग तरह से करते हैं। तो इसलिए हमें एटीट्यूड बिहेवियर लिंक के बारे में पढ़ना। अब हम पढ़ते हैं कि एटीट्यूड बिहेवियर के जो कौन कौन से फैक्टर्स हैं विच डिटरमाइन दी एटीट्यूड एंड बिहेवियर कंसिस्टेंसी, कि जो हमारा एटीट्यूड है वो बिहेवियर के, जो हमारा बिहेवियर और एटीट्यूड के बीच में कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, हम उसी तरह से बिहेव करेंगे जिस टाइप से हम बिलीव करते हैं, वी विल बिहेव एज अकॉर्डिंग टू अवर एटीट्यूड। ठीक है, तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो ये सब चीज इस कंसिस्टेंसी को डिटरमाइन करते हैं। अब देखो फर्स्ट हम देखेंगे इसमें, देखो तीन इसमें देखने में 3 फैक्टर्स होते हैं इंपॉर्टेंट। एक तो हो गया इंडिविजुअल एज यू, नेक्स्ट इज सिचुएशन, किस टाइप से सर्कमस्टेंसेस है, क्योंकि बिहेवियर्स क्या होता है सर्कमस्टेंसेस पर डिटरमाइन करते हैं। एंड नेक्स्ट इज एटीट्यूड स्ट्रेंथ। ठीक है, नेक्स्ट इज अवर एटीट्यूड स्ट्रेंथ। एटीट्यूड स्ट्रेंथ से मतलब क्या है, एटीट्यूड कितना ज्यादा रिलेवेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है, कितनी ज्यादा रिलेवेंसी तुम उस वो एटीट्यूड उस बिहेवियर के लिए कितना ज्यादा रिलेवेंट है। नेक्स्ट इज योर स्पेसिफिटी एंड थर्ड इज एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी से मतलब क्या है, एक्सेसिबिलिटी से मतलब है कि कितना ज्यादा वो वाला बिहेवियर एक्सेसिबल है। जितना ज्यादा एक्सेसिबल बिहेवियर होगा उतना ज्यादा बिहेवियर एटीट्यूड बिहेवियर के बीच में लिंक होगी। ठीक है, चलो इसको देखते हैं, एक एक करके समझते हैं इसको। देखो फर्स्ट इंडिविजुअल वाले में देखें तो इंडिविजुअल में दो हमें पढ़ने हैं उसमें, कि फर्स्ट इज हाई ऑन सेल्फ मॉनिटरिंग और सेकंड इज लो ऑन सेल्फ मॉनिटरिंग। अब देखो सेल्फ मॉनिटरिंग क्या होता है कि मतलब हम किस हिसाब से अपने जो एटीट्यूड, अपने बिहेवियर हो गया, अपने इमोशंस हो गए, अपने बिलीव्स हो गए, किस टाइप से उसको कितना ज्यादा उसे मॉनिटर करते हैं। तो हाई ऑन सेल्फ मॉनिटरिंग एंड लो ऑन सेल्फ मॉनिटरिंग। अब देखो जो लोग ज्यादा, दोज हु आर हाई ऑन सेल्फ मॉनिटरिंग, तो उसमें क्या होता है कि वो लोग अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग बिहेव करते हैं, हर बार अपने एटीट्यूड को समझते हैं कि इस टाइप की जो इस टाइप का सर्कमस्टेंसेस क्या है, तो इस टाइप हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, हमारा एटीट्यूड हमें किस टाइप से बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना चाहिए। तो ये सब बहुत लोग सोचते हैं, इसकी वजह से जो बिहेवियर एटीट्यूड बिहेवियर की जो कंसिस्टेंसी होती है वो बहुत ज्यादा लो होती है इन दोज पीपल हु आर हाई ऑन सेल्फ मॉनिटरिंग। पर जो लोग लो ऑन सेल्फ मॉनिटरिंग वाले लोग होते हैं, जो सेल्फ मॉनिटर बहुत कम करते हैं, वो दे एक्सप्रेस देयर ट्रू फीलिंग, वो लोग अपनी ट्रू फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं और सर्कमस्टेंसेस उनके बिहेवियर को बहुत कम इन्फ्लुएंस करता है, जिसकी वजह से जो एटीट्यूड बिहेवियर की कंसिस्टेंसी होती है इट इज हाई ऑन द लो ऑन द इंडिविजुअल विच आर लो ऑन सेल्फ मॉनिटरिंग एज कंपेयर्ड विद द पीपल हु आर हाई ऑन सेल्फ मॉनिटरिंग। ठीक है, नेक्स्ट अवर इज सिचुएशन। अब सिचुएशन में एक चीज पढ़नी है बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट क्या होता है, बैंड वैगन इफेक्ट होती है इट रिफर्स टू द प्रेशर टू कंफर्म। मतलब अगर सोसाइटी की, जैसे सोसाइटी का एग्जाम्पल ले लो कि अगर सोसाइटी है, सोसाइटी को इस चीज को फॉलो करती है, तो अगर और हम सोसाइटी के लोगों को अगर बहुत ज्यादा हाई रिगार्ड से लेते हैं तो वो लोग जो फॉलो करते हैं हम भी उसी चीज को फॉलो करेंगे। ठीक है, भले ही हमारा एटीट्यूड कुछ भी हो हम उसी की तरह बिहेव करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, चाइल्ड मैरिज हो गया या फिर चाइल्ड मैरिज या फिर इंटरकास्ट मैरिज। भले ही हम बिलीव करते हैं कि लव मैरिज वगैरह बहुत ज्यादा
सही हैं, दे आर गुड, बट फिर भी हम सोसाइटी की वैल्यूज को फॉलो करते हैं। सोसाइटी मानती है अरेंज मैरिज सही है, इसलिए इंटर कास्ट मैरिज बेकार है, इसलिए हम उसको ही फॉलो करते हैं। दिस इज नथिंग बट बैंड वैगन इफेक्ट। और एटीट्यूड स्ट्रेंथ हमारी जितना ज्यादा रिलेवेंट एटीट्यूड होगा उतनी ज्यादा बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होगा, जितना ज्यादा एसेसिबल होगा उतना ज्यादा बिहेवियर में हमारा रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, कुछ और फैक्टर्स देख लेते हैं। देखो ये तो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, फिर उसके बाद कुछ और फैक्टर्स देख लेते हैं विच इन्फ्लुएंस एटीट्यूड बिहेवियर लिंक। जैसे फर्स्ट देखो पर्सनल क्वालिटीज में आ जाएंगे, जैसे सेल्फ अवेयरनेस, वही चीज है सेल्फ अवेयरनेस, वही सेल्फ मॉनिटरिंग या सेल्फ अवेयरनेस, एक चीज समझ लो। पर्सनैलिटी ट्रेट्स होती हैं। अब देखो पर्सनैलिटी ट्रेट्स में कैसा है कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स में कुछ ट्रेट्स होती हैं, जैसे कि हो गई तुम्हारी ओपननेस, हो गई सेल्फ स्टीम, हो गई कंसाइंसियसनेस, हो गई, दे अफेक्ट एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड द लाइक्लीहुड ऑफ एक्टिंग ऑन दोज एटीट्यूड। तो दिस इज योर पर्सनैलिटी ट्रेट्स। नेक्स्ट स्ट्रेंथ रिलेवेंस के बारे में पढ़ लिया हमने। सोशल लर्निंग या फिर ग्रुप एफिलिएशन, वही चीज है जो अभी हमें पढ़ी थी। एसेसिबिलिटी, इसके बारे में पढ़ लिया कि जितना ज्यादा एसेसिबल बिहेवियर होगा उतना ज्यादा वो रिफ्लेक्ट करेगा एटीट्यूड बिहेवियर, वही उतना ज्यादा वो एटीट्यूड बिहेवियर को अफेक्ट करेगा। परसीव्ड कंट्रोल, अब देखो परसीव्ड कंट्रोल क्या होता है कि the extent to which individual believe they have the control over the behavior, it affect they act on their how it they act on their attitude। मतलब कि जितना ज्यादा तुम्हारे पास तुम्हारा बिहेवियर के ऊपर कंट्रोल रहेगा उतना ज्यादा तुम्हारा जो एटीट्यूड है उस बिहेवियर पर रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, सोशल सिचुएशनल फैक्टर्स देखो, सिचुएशनल फैक्टर में सोशल नॉर्म वही बताया कि जैसे बैंड वैगन इफेक्ट का एग्जांपल ले सकते हो। उसमें सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है कि जब तुम्हारे ऊपर टाइम प्रेशर रहता है, या फिर तुम्हारे ऊपर टाइम प्रेशर रहता है, या फिर तुम्हारे सर्वाइवल पर बात आ जाती है, या फिर सर्वाइवल नीड्स होती हैं, दे कैन मेक बिहेवियर लेस रिफ्लेक्टिव ऑफ योर अंडरलाइंग एटीट्यूड। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं योर एटीट्यूड बिहेवियर कंसिस्टेंसी और योर एटीट्यूड बिहेवियर लिंक। ठीक है, दिस इज योर एटीट्यूड बिहेवियर। तो ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड बिहेवियर के बीच में डिफरेंस क्या होता है एंड व्हाट इज एटीट्यूड बिहेवियर लिंक, और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि एटीट्यूड बिहेवियर की कंसिस्टेंसी को डिटरमाइन करते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो इंडिविजुअल हो गया, हाई ऑन सेल्फ मॉनिटरिंग, लो ऑन सेल्फ मॉनिटरिंग, या फिर सेल्फ अवेयरनेस कह लो, या पर्सनैलिटी ट्रेट्स कह लो, ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी। सिचुएशन में आ जाएगी बैंड वैगन इफेक्ट। अब इसके ये बहुत ही वाइड ले सकते हो, इसको वाइड फेनोमेना ले सकते हो, वाइड इफेक्ट ले सकते हो, ब्रॉड इफेक्ट ले सकते हो, जैसे कि ये सोशल नॉर्म्स वगैरह हो गया, ग्रुप एफिलिएशन वगैरह, इन सब चीजों में काम करता है बैंड वैगन इफेक्ट। एटीट्यूड की स्ट्रेंथ में रिलेवेंस हो गई, एसेसिबिलिटी हो गई, ये सब चीजें आ जाएंगी तुम्हारी एटीट्यूड स्ट्रेंथ में। क्वालिटी में आ जाएंगी कि कितना ज्यादा जो क्वालिटी, व्हाट इज योर क्वालिटी ऑफ एटीट्यूड, हाउ स्ट्रांग इट इज, हाउ जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा, जितना ज्यादा एक्सेसिबल होगा, इट इज मोर लाइकली टू गाइड योर बिहेवियर, और जितना ज्यादा वीक या इनफ्रिक्वेंटली एसेस्ड होगा उतना एटीट्यूड हैव लेस इन्फ्लुएंस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस भी मैटर करते हैं कि जो एटीट्यूड तुम्हारे डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस से बने होते हैं, दे आर मोर लाइकली टू इन्फ्लुएंस योर बिहेवियर देन दोज एटीट्यूड्स व्हिच आर फाउंड थ्रू द इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, सो दिस इज अवर एटीट्यूड बिहेवियर लिंक। अब जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पर जाना है, देखो एटीट्यूड बिहेवियर के बारे में हमने पढ़ लिया, अब जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पर जाना है वो है सोशल इन्फ्लुएंस। तो सोशल इन्फ्लुएंस के बारे में समझते हैं। तो सोशल इन्फ्लुएंस को देखो, इसको समझते हैं। तो देखो सोशल इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है। सोशल मतलब तुम्हारी जो सोसाइटी हो गई, इन्फ्लुएंस वो तुम्हें इन्फ्लुएंस करेगी, तुम्हारे एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करेगी। तो सोसाइटी किस टाइप से तुम्हारे एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करती है, तुम्हारी वैल्यूज को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, तुम्हारी ओपिनियन वगैरह को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, ये कहलाता है सोशल इन्फ्लुएंस। तो जब सोसाइटी से तुम इंटरेक्ट करो, तो जब तुम लोगों से इंटरेक्ट करोगे, इंटरेक्ट होने की वजह से तुम अपनी ओपिनियन को किस टाइप से अडेप्ट कर रहे हो, कैसे अपने बिलीव को दोबारा रिवाइज कर रहे हो, अपना बिहेवियर को किस तरह से चेंज कर रहे हो, दिस इज व्हाट इज नोन एज सोशल इन्फ्लुएंस। और ये कब होता है, व्हेन यू इंटरेक्ट विद अदर्स, या फिर ओनली बिकॉज ऑफ द परसीव्ड प्रेजेंस ऑफ द अदर्स। ठीक है, सोशल इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। सोशल इन्फ्लुएंस इट इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल अडेप्ट देयर ओपिनियन, चेंज देयर बिहेवियर हो गया, एंड रिवाइज देयर बिलीव हो गया, बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन विद अदर्स और द परसीव्ड प्रेजेंस ऑफ अदर्स। ठीक है, और ये जो सोशल इन्फ्लुएंस होता है, शेप योर एटीट्यूड, एक्शन एंड बिहेवियर विद इन सोशल एनवायरनमेंट। तो ये है हमारा सोशल इन्फ्लुएंस की किस टाइप से हमारा जो बिहेवियर है, किस टाइप से हमारी जो ओपिनियन है ये चेंज होती है जब हम दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं। फिर उस हिसाब से हम अपनी ओपिनियन को चेंज कर देते हैं कि ताकि वो इट कम्स इन कन्फर्मिटी विद द ग्रुप, या फिर जो बिलीव्स हैं उससे चेंज कर सकते हैं। ये सब चीजें जो होती हैं ये होती है सोशल इन्फ्लुएंस। तो अब देखो हमें देखना है, देखो सोशल इन्फ्लुएंसेस के कई फॉर्म्स होते हैं।
पर जो हमें 3 फॉर्म्स देखने हैं, these 3 forms compliance, identification, internalization, these were given by the Kelmans in his theory of social influence. ठीक है, तो ये वाले 3 इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा क्वेश्चन आता है सोशल इन्फ्लुएंस के ऊपर तो ये तीनों फॉर्म्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस लिखना बहुत जरूरी है। और भी बाकी होते हैं, और भी कई फॉर्म्स होते हैं, जैसे ओबीडियंस हो गया, परसुएशन हो गया, माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस हो गया, कन्फर्मिटी हो गया, ये सब चीजें भी होती हैं, उनके बारे में भी देख लेंगे। पर पहले जो इंपॉर्टेंट है 3 उनको देखते हैं। अब देखो, कोई एक इंसान, देखो जैसे कोई, ये तुम हो, ठीक है, इस टाइप से समझो कि ये तुम हो और यहाँ पे एक दूसरा इंसान है, तो उस तुम दोनों के बीच में ये तुम्हें तुम्हारे एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करने के लिए कौन कौन से तरीके अपना सकता है और तुम कैसे कैसे इन्फ्लुएंस हो सकते हो, ये चीजें समझना है। अब देखो, फर्स्ट होता है हमारा कंप्लायंस, कि उसने तुमसे कुछ रिक्वेस्ट की, उसके पास कोई सी अथॉरिटी थी या फिर कोई पोजीशन में था जिसने उसने तुम्हें रिक्वेस्ट की कुछ और तुमने उसे एक्सेप्ट कर लिया विदाउट। अब देखो, इसमें एक चीज होती है अंडरलाइंग बिलीव्स होते हैं। अंडरलाइंग बिलीव्स मतलब कि जो वो चीज जो बता रहा है तुम्हें, जो उसकी वैल्यूज हैं, जो उसके थॉट्स हैं, उसको तुम उसके जो अंडरलाइंग बिलीव्स हैं उस पर तुम बहुत ज्यादा बिलीव करते हो। पर यहाँ पे जो कंप्लायंस में होता है, कंप्लायंस में क्या होता है, केवल तुम उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहे हो, उस अंडरलाइंग बिलीव्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है, उसके साथ आइडेंटिफाई नहीं हो रहे हो। और ये सब तुम क्यों कर रहे हो, ताकि तुम्हें रिवॉर्ड्स मिल जाए, पनिशमेंट ना मिले। तो ये सब चीजों के लिए तुम्हारा, इस सब चीजों की वजह से तुम्हारा जो तुम्हारा एटीट्यूड है, तुम्हारा जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है। दिस इज नोन एज कंप्लायंस, ठीक है, केवल तुम रिक्वेस्ट फॉलो कर रहे हो। नेक्स्ट इज योर आइडेंटिफिकेशन। अब देखो, आइडेंटिफिकेशन में तुम जो हो इस पर्सन के साथ, इस पर्सन की वैल्यूज के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हो, मतलब उसके साथ तुम अपनी रिलेशनशिप जो है अच्छी बनाना चाहते हो, उसकी नजरों में अच्छे रहना चाहते हो, जिसकी वजह से वो जो इंसान वो जो फॉलो करता है वही चीज तुम फॉलो कर रहे हो, उसकी जो वैल्यूज हैं, उसके जो फीचर्स हैं, उससे तुम खुद को आइडेंटिफाई कर रहे हो। दिस इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन। और जो थर्ड वाला है इंटरनलाइजेशन, इंटरनलाइजेशन ये सबसे बड़ा, जो सबसे मेजर फॉर्म है, मोस्ट इफेक्टिव सोशल इन्फ्लुएंशियल फॉर्म है, वो है इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन में मतलब कि तुम जो बिहेवियर जो तुम्हें बताया, जो वैल्यूज तुम्हें बताई जा रही है, बिहेवियर तुम्हें बताया जा रहा है, जो तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसकी जो अंडरलाइंग बिलीव्स है, तुम उसको खुद को आइडेंटिफाई कर रहे हो। और जो तुम्हारा खुद का बिलीफ सिस्टम है वो भी उसी के अकॉर्डिंग है, तुम अपने बिलीफ सिस्टम को भी मानते हो कि वो भी उसी की तरह है, जैसा मैं सोचता हूं उसी तरह से ये भी चीज है, इसीलिए मैं उसको इंटरनली फॉलो करूंगा बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के। दिस इज नोन एज इंटरनलाइजेशन, ठीक है। तो ये 3 फॉर्म्स हो गए, कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन, इंटरनलाइजेशन। कंप्लायंस केवल तुम रिक्वेस्ट फॉलो कर रहे हो, आइडेंटिफिकेशन मतलब उसके तुम उससे रिलेशनशिप अच्छे बनाने के लिए कुछ उसकी चीजें को फॉलो कर रहे हो, इंटरनलाइजेशन क्योंकि तुम खुद बिलीव करते हो इसलिए तुम फॉलो कर रहे हो, ठीक है, इसलिए तुम अपने बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। दिस इज नोन एज इंटरनलाइजेशन। ये जो 3 थे, ये दे वर द इंपॉर्टेंट सोशल इन्फ्लुएंशियल फॉर्म, दे वर गिवन बाय द केलमन्स इन हिज थ्योरी ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस। अब जो और भी कई फॉर्म्स होते हैं, जैसे तुम्हारा होगा कंफर्मिटी की, जो ग्रुप है तुम उसके बिलीव्स के साथ कंफर्म कर रहे हो, जो ग्रुप है उसकी जो वो जो बिलीव कर रहा है उसी में तुम भी अपने कह रहे हो कि हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, इसी में मैं बिलीव करता हूँ। एक तो ये हो गया ओबीडियंस, हो गया कोई ऊपर से ऑर्डर आ रहा है, कोई अथॉरिटी फिगर तुम्हें कमांड कर रही है, तुम उसको फॉलो कर रहे हो, वो ओबीडियंस में जाता है। माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस आते हैं जब मानो कोई एक स्मॉल ग्रुप है या कोई इंडिविजुअल है वो पूरी मेजोरिटी के बिलीव्स को चेंज कर दे, तो वो माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस में जाता है। इस टाइप से कई आते हैं, ठीक है, पर जो मेजर से तो इंपॉर्टेंट है वो ये वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस। प्रिंसिपल ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस, प्रिंसिपल ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस का मतलब है कि कौन कौन से प्रिंसिपल सोशल इन्फ्लुएंस में यूज होते हैं, कि कौन कौन सी चीज से लोग तुम अपने बिलीफ को, अपने ओपिनियंस को कैसे कैसे चेंज कर सकते हो। व्हाट आर द डिफरेंट प्रिंसिपल्स, ठीक है। फर्स्ट वाला जो हम देखते हैं वो है सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ ऐसा कि सोशल प्रूफ का मतलब जैसे मानो तुम कोई नई सेटिंग में पहुंचे, ठीक है, अब तुम नई सेटिंग में पहुंचे, तुम्हें वहां के बारे में नहीं पता कि वहां पे किस टाइप से चीजें फॉलो होती हैं, किस काम को किस टाइप से करना है, तो तुम क्या करोगे, तुम दूसरों को देखोगे, ठीक है, तुम दूसरों को देखकर सोचोगे, तुम दूसरों को देखकर सीखोगे। जब कोई अनसर्टेन सिचुएशन में पहुंच जाओगे तो तुम दूसरों को देख के उनके फिर तुम डिटरमाइन करोगे कि व्हाट इज करेक्ट। तो दिस इज नोन एज सोशल प्रूफ। नेक्स्ट इज रेसिप्रोसिटी। इसके बारे में पता होगा कि जब तुम दूसरों के साथ अच्छा करोगे देन यू विल एक्सपेक्ट कि तुम दूसरे तुम्हारे साथ अच्छा करें। अगर तो किसी दूसरे ने तुम्हारे साथ अच्छा किया तो तुम्हारा जो एटीट्यूड है, तुम्हारा जो बिलीव है, तुम्हारा बिहेवियर है, उसी तरह से तुम्हें भी उसको रीपे करना पड़ेगा। दिस इज नोन एज रेसिप्रोसिटी। उसी तरह से तुम्हारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस होगा। नेक्स्ट इज अथॉरिटी। अथॉरिटी का जैसे भी पढ़ा था कि कोई अथॉरिटी फिगर है, उसे वो तुम्हें कमांड करे, देन यू आर मोर लाइकली टू फॉलो द लीड। नेक्स्ट इज योर लाइकिंग। अगर तुम किसी पर्सन को लाइक करते हो तो अगर वो तुम्हें कुछ बताएगा देन यू आर मोर लाइकली टू गेट इन्फ्लुएंस।
स्कैरसिटी हो गई, स्कैरसिटी में क्या होता है, द परसेप्शन ऑफ स्कैरसिटी इट इंक्रीजेस द वैल्यू प्लेस्ड ऑन आइटम और देयरफॉर मेकिंग इट मोर डिजायरेबल। नेक्स्ट इज योर कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी के क्या होता है, जब इंडिविजुअल को किसी चीज में कंसिस्टेंस होता है या फिर किसी चीज के लिए कमिटेड होता है, देन इट इज मोर लाइकली टू अवॉइड कॉग्निटिव डिसोनेंस, वो उस चीज को फॉलो करेगा। ठीक है, जो उसने पहले किया है उसी चीज को आगे भी फॉलो करेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। सोशल प्रूफ क्या होता है कि अगर तुम किसी अनसर्टेन सिचुएशन में पहुंच जाए तो तुम दूसरों को देखोगे, फिर उससे सीखोगे कि किस टाइप से फॉलो कर, क्या किस टाइप से बिहेव करना है, किस टाइप से उसी तरह से तुम भी इन्फ्लुएंस होगे। नेक्स्ट इज रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी क्या होता है, पीपल टेंड टू रिटर्न फेवर एंड फील ऑब्लिग्ड टू गिव बैक टू दोज हु हैव गिवन टू देम। नेक्स्ट इज योर अथॉरिटी, कि तुम उसके कमांड ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे, जितना लाइकिंग, जितना ज्यादा इसको लाइक करोगे उसी मोर लाइकली यू टू विल फॉलो, यू विल गेट इन्फ्लुएंस। स्कैरसिटी, जहां ज्यादा स्कैरसिटी दिखेगी देन यू विल प्लेस मोर वैल्यू ऑन दैट आइटम और आइडिया। एंड द कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, जिस टाइप से तुम पहले भी तुमने कंसिस्टेंटली जिस टाइप से अभी तक बिहेव करते आए हो उसी तरह से आगे भी बिहेव करोगे। ठीक है, These are the some of the principles of social influence. अब देखते हैं कि what are the different enablers of social influence, जो कि तुम्हारे social influence जो कि different enablers हैं। मतलब ऐसा कि enablers कौन होते हैं, enablers they are the factors or mechanism that facilitate social influence। ठीक है, social influence हो रहा है पर उसको facilitate कर देंगे, they are known as enablers of social influence। ठीक है, अब देखो कौन कौन से होते हैं। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पीयर प्रेशर। ठीक है, जो तुम्हारे दोस्त कर रहे हैं, तुम्हारा जो ग्रुप कर रहा है, वो तुम्हें इंकरेज कर सकते हैं कि तुम उसी की तरह एक तरफ इंकरेज हो सकते हो कि उसी जो ग्रुप के नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करने के लिए। दिस इज नोन एज नथिंग बट पीयर प्रेशर। चरिज्मा हो गया। करिश्मा तो इसमें क्या होता है, जो पर्सनल चार्म होता है, मैग्नेटिज्म होता है इंडिविजुअल का, दैट मेक देम मोर परस्यूसिव। ठीक है, तो जितना ज्यादा चार्म होगा उतना ज्यादा परस्यूसिव इंसान होगा। कंटेंट क्वालिटी में जितना ज्यादा बेनिफिशियल, जितना ज्यादा रैशनल, जितना ज्यादा प्रैक्टिकेबल इंफॉर्मेशन होगी, द मोर लाइकली इट इज टू इन्फ्लुएंस योर बिहेवियर, या फिर इट इज मोर लाइकली टू इन्फ्लुएंस अदर्स। नेक्स्ट इज हायरार्किकल रिलेशनशिप। हायरार्किकल रिलेशनशिप इज नथिंग बट योर अथॉरिटीज हो गई। ठीक है, अथॉरिटी किस टाइप से इन्फ्लुएंस करती है, अथॉरिटी या फिर पावर डायनामिक्स दैट कैन शेप योर बिहेवियर। नेक्स्ट इज योर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन किस टाइप से जो इन्फॉर्मेशन है इज बीइंग कम्युनिकेटेड, इज इट क्लियर, इज इट एंगेजिंग, इज इट इमोशनली रेजोनेंट। ठीक है, इस टाइप की जो प्रेजेंटेशन होती है दे आर कंसिडर्ड मोर इफेक्टिव। ठीक है, सो दिस वाज योर सोशल इन्फ्लुएंस। सोशल इन्फ्लुएंस में हमने पढ़ा कि सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है, सोशल इन्फ्लुएंस के व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट प्रिंसिपल्स और व्हाट आर द डिफरेंट इनेबलर्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस। ठीक है, इसके साथ हमारा सोशल इन्फ्लुएंस वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब हम आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक इज अवर सोशल परसुएशन। अब देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सोशल इन्फ्लुएंस एंड सोशल परसुएशन। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। सोशल इन्फ्लुएंस होता है कि जहां पर दूसरों की वजह से तुम्हारा बिहेवियर तुम खुद अडेप्ट हो रहे हो। ठीक है, यू आर अडेप्टिंग योरसेल्फ। ठीक है, किस टाइप से तुम अपनी ओपिनियन बिलीव्स किस टाइप से चेंज कर रहे हो, खुद अडेप्ट हो रहे हो। और परसुएशन होता है कोई डेलिबरेटली तुम्हारे एटीट्यूड को, तुम्हारे बिहेवियर को चेंज करना चाहता है। ठीक है, सोशल बिहेवियर, सोशल परसुएशन क्या होता है, इट इज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट बाय वन इंडिविजुअल और ग्रुप टू इन्फ्लुएंस एटीट्यूड, बिलीफ और बिहेवियर ऑफ अनदर इंडिविजुअल और ग्रुप। ठीक है, जिस टाइप से डेफिनेशन लगाया कि इट इज अ, एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट, पर जो सोशल इन्फ्लुएंस होता है वो डेलिबरेट अटेम्प्ट नहीं होता है। तो जो सोशल परसुएशन है उसमें डिफरेंस है वो ये है कि इट इज अ डेलिबरेटिव डेलिबरेट attempt by one individual or group to influence the attitude, belief, behavior of another individual or group aiming to achieve a specific outcome। और ये सोशल परसुएशन क्यों किया जाता है, इट इज टू अचीव ए स्पेसिफिक आउटकम। तो सोशल इन्फ्लुएंस और सोशल परसुएशन के बीच में क्या डिफरेंस है, इस जो सोशल परसुएशन होता है वो होता है इट इज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट, और ये इट इज एम्ड टू अचीव ए स्पेसिफिक आउटकम। पर ये दोनों चीज सोशल इन्फ्लुएंस में मिसिंग होती है। ठीक है, दिस इज देयरफॉर दिस इज द मेजर डिफरेंस कि ये डेलिबरेट अटेम्प्ट होता है एंड इट एम टू अचीव ए स्पेसिफिक आउटकम। ठीक है, तो ये होता है हमारा सोशल परसुएशन। अब देखो, हमें सोशल परसुएशन में और क्या पढ़ना है, हमें सोशल परसुएशन में पढ़ना है स्टेप्स इन परसुएशन को समझते हैं। तो देखो, देयर आर 4 स्टेप्स इन परसुएशन। ठीक है, अगर परसुएशन को सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज अटेंशन, कॉम्प्रिहेंशन, रिटेंशन एंड एक्शन। अब देखो, अटेंशन से पढ़ते हैं। देखो, अटेंशन क्या होता है, अगर परसुएट किसी भी ग्रुप को परसुएट करना है तो उसके लिए फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू कैच देयर अटेंशन, कैच द अटेंशन ऑफ द टारगेट ग्रुप। अब इसके लिए मैसेज को इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ठीक है, उनमें क्यूरियोसिटी जनरेट करनी चाहिए, जो रिसीवर्स हैं शुड जनरेट क्यूरियोसिटी इन द रिसीवर। इट हैज सम यूटिलिटी। ठीक है, अगर जो कोई मैसेज अगर किसी चीज को किसी लिए परसुएट करना, देन दैट मैसेज शुड हैव सम यूटिलिटी फॉर द ग्रुप।
ठीक है, फॉर द रिसीवर ग्रुप। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हो गया हमारा अटेंशन की, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू कैच द अटेंशन ऑफ द टारगेट ग्रुप। उसके लिए हमारा मैसेज जो होना चाहिए वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, क्यूरियोसिटी जनरेट होना करना चाहिए उसके, और ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ यूटिलिटी होनी चाहिए उसके लिए। नेक्स्ट इज योर कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन मतलब कि अगर तुमने जो मैसेज भेजा, अब मैसेज आर द रिसीवर ग्रुप, द टारगेट ग्रुप इज एबल टू अंडरस्टैंड योर मैसेज और नॉट। अगर वो लोग उस मैसेज को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे तो कैसे परसुएशन कैसे होगा। इसलिए कॉम्प्रहेंशन जरूरी है कि जो वो सबसे पहले वो लोग उसको अटेंड करेंगे, ठीक है, दे विल पे अटेंशन टू योर मैसेज, देन दे विल कॉम्प्रहेंड योर मैसेज, एंड उसके बाद फिर आता है रिटेंशन की, जो तो तुमने मैसेज उन्हें भेजा दे आर एबल टू रिटेन दैट मैसेज एंड रिट्रीव द मैसेज प्रेजेंटेड। ठीक है, अब इसके लिए जो मैसेज है उसको रिपीटेडली भी कभी कभार देना चाहिए, देना पड़ता है, शुड बी प्रेजेंटेड रिपीटेडली, फॉर दिस द मैसेज शुड बी प्रेजेंटेड रिपीटेडली एंड द सैलिएंट पॉइंट्स नीड टू बी हाईलाइटेड। नेक्स्ट इज योर एक्शन। अब देखो, persuasion is said to be successful if the target group not only just receive the message but also act upon it in a manner which is intended by the source। ठीक है, तो these are the 4 steps in persuasion की first grab their attention, then let them comprehend your message, then message types होना चाहिए they are able to retain, the target group able to retain your message, and the action, तो तुम्हारा परसुएशन तब सक्सेसफुल माना जाता है जब जो टारगेट ग्रुप है दे नॉट ओनली जस्ट रिसीव द मैसेज बट ऑल्सो एक्ट अपॉन इट। ठीक है, और एक्ट कैसा, ऑन इन अ मैनर दैट इज इंटेंडेड बाय यू, इन मैनर इंटेंडेड बाय द सोर्स। ठीक है, अब कभी कभार क्या होता है कि जिस टाइप से सोर्स इंटेंड कर रहा है कि एक्शन उस टाइप से हो, वो जो टारगेट ग्रुप है उस टाइप से एक्शन नहीं लेती। क्यों? क्योंकि देयर मे बी some point, there may be some disturbance, some confusion in some point। जो सबसे ज्यादा confusion point में आता है वो आता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कॉम्प्रहेंशन। ठीक है, अगर तुमने कुछ मैसेज भेजा, ठीक है, तुम्हारी जो लैंग्वेज बैरियर्स वगैरह रहते हैं, सिमेंटिक बैरियर सब पढ़ेंगे, तो उसकी वजह से अगर तुमने जो व्हाट यू इंटेंड टू से टू देम एंड व्हाट दे आर एबल टू कॉम्प्रहेंड, अगर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम, देन योर persuasion is considered unacceptable, it will not be considered successful because the हाउ यू इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस देम, जिस टाइप से टारगेट ग्रुप को तुम इन्फ्लुएंस करना चाहते हो वो उस टाइप से इन्फ्लुएंस नहीं हुए, दे गेट इन्फ्लुएंस। ठीक है, वो इन्फ्लुएंस हुए बट इन डिफरेंट वे। ठीक है, देयरफॉर दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन परसुएशन। अब देखो बैरियर्स के बारे में देखते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट बैरियर्स इन द वे ऑफ परसुएशन। परसुएशन करने के बीच में कौन कौन से डिफरेंट बैरियर्स आ जाते हैं कभी कभार। देखो, फर्स्ट इज योर सेमेंटिक बैरियर्स। सिमेंटिक बैरियर्स, सिमेंटिक का मतलब क्या है? सिमेंटिक बैरियर्स दे अकर व्हेन देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ द मीनिंग्स। ठीक है, जब कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ द मीनिंग होती है ऑफ वर्ड्स, सिंबल या फ्रेजेस व्हिच वर यूज्ड इन कम्युनिकेशन, तब आता है, तो उस बैरियर को कहते हैं सिमेंटिक बैरियर कहते हैं। ठीक है, सिमेंटिक बैरियर्स। these barriers they arise from the difference in language हो गई, terminology हो गई, या फिर context हो गया, which can lead to the confusion between the intended and the perceived message। जो तुम मैसेज उनको परस्यूज करने के लिए परसीव जो मैसेज है वो तुम तो व्हाट यू इंटेंडेड टू गिव टू देम एंड व्हाट द मैसेज दे हैड परसीव्ड, उसके बीच में कभी कभार कंफ्यूजन आ जाती है अगर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी और द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो सिमेंटिक बैरियर क्या हो गए? सिमेंटिक बैरियर दे अकर व्हेन देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड, सिंबल और फ्रेजेस यूज्ड इन द कम्युनिकेशन। दिस इज नोन एज सिमेंटिक बैरियर्स। नेक्स्ट इज योर साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, ये साइकोलॉजिकल बैरियर दे स्टेम फ्रॉम द डिफरेंसेस इन द एटीट्यूड, वैल्यूज, इमोशन, ट्रस्ट एंड पावर डायनामिक्स बिटवीन द परस्यूडर एंड द परस्यूडी। तो साइकोलॉजिकल, देखो इसमें लैंग्वेज थोड़ी गलत लिखी हुई है, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें समझना क्या है कि साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं दे आर द बैरियर्स व्हिच स्टेम फ्रॉम द डिफरेंसेस, जो एटीट्यूड, वैल्यूज, इमोशन के बीच में, तो तुम्हारे और टारगेट के बीच में जो डिफरेंस हो गया उसकी वजह से जो बैरियर्स आते हैं उन्हें साइकोलॉजिकल बैरियर्स कहते हैं। अब देखो कौन कौन से बैरियर्स, इसमें भी कई बैरियर्स होते हैं, जैसे एक तो हो गया it arise due to the incompatibility of the attitude and values। जो persuader है and the persuadee है, उनके जो beliefs हैं, उनकी जो values हैं, they are conflicting, they have conflicting values, जिसकी वजह से जो persuasion अचीव करना है वो challenging हो जाता है। नेक्स्ट इज इमोशनल डिफरेंस। इमोशनल डिफरेंस का ऐसा है कि जो इमोशनल स्टेट होती है परसुएडी, जो टारगेट ग्रुप की इमोशनल स्टेट होती है और जो परसुएडर है उसकी इमोशनल स्टेट होती है, जैसे अगर कभी कभार जैसे इमोशनल स्टेट जैसे एंजाइटी, एंगर, स्ट्रेस वगैरह हैं, देन दे कैन इंटरफेयर विद द एबिलिटी टू प्रोसेस एंड एक्सेप्ट द परसुएसिव मैसेज। नेक्स्ट इज योर ट्रस्ट डेफिसिट। कभी कभार क्या होता है, जो टारगेट ग्रुप है दे लैक ट्रस्ट, ठीक है, इन यू। तो दिस लैक ऑफ ट्रस्ट इन द सोर्स और द मैसेज, इट कैन प्रिवेंट एक्सेप्टेंस ऑफ द आर्ग्यूमेंट।
तो ये तीन थे साइकोलॉजिकल बैरियर, इनएबिलिटी, इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ द एटीट्यूड एंड वैल्यू, इमोशनल डिफरेंसेस एंड ट्रस्ट डेफिसिट। नेक्स्ट फिजिकल बैरियर। देखो फिजिकल बैरियर क्या होता है? फिजिकल बैरियर मतलब तुम अगर कुछ मैसेज भेज रहे हो देन देयर इज सम प्रॉब्लम लाइक नॉइज हो गया, पुअर लाइटिंग वगैरह हो गया, फिजिकल डिस्टर्बेंस वगैरह हो गए, तो ये सब क्या होते हैं? दे कम्स अंडर फिजिकल बैरियर्स। देखो फिजिकल बैरियर्स हैं तो दे आर द इजीएस्ट टू टैकल विद, ठीक है, दे आर इजियर टू एड्रेस, दे कैन बी एड्रेस बाय रीडिजाइनिंग और बाय इम्प्रूविंग द फिजिकल एनवायरनमेंट। तो ये वाले सबसे इजी होते हैं, इनको फिजिकल बैरियर्स को रिमूव करना सबसे ज्यादा इजी रहता है। सिमेंटिक बैरियर्स को भी रिमूव किया जा सकता है। अगर तुम्हारा जो मैसेज है, मैसेज को अच्छे से रीडिजाइन कर लो, उसको और तरह से इस टाइप से डिजाइन कर लो कि जो तुम उसको बताना चाहते हो, जो कम्युनिकेशन के बीच में जो लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम है वो कम हो जाए, तो देन योर सिमेंटिक बैरियर्स कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड, ठीक है। अब कुछ टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स दैट आर यूज्ड इन परसुएशन, व्हाट आर द डिफरेंट परसुएशन टेक्निक्स। अब देखो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो हैं वो है फुट इन द डोर टेक्निक एंड सेकंड इज डोर इन द फेस टेक्निक, ठीक है। अब देखो फुट इन द डोर टेक्निक का मतलब क्या होता है कि तुम सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट से स्टार्ट करो, ठीक है, एक छोटी सी जो एक्सेप्टेबल रिक्वेस्ट होगी उससे स्टार्ट करो, उसके बाद फिर एक बड़ी रिक्वेस्ट प्रेजेंट करो, ठीक है। दिस इज नोन एज फुट इन द डोर टेक्निक। स्टार्ट विथ ए स्मॉल एंड इजी टू एक्सेप्ट रिक्वेस्ट एंड देन फॉलो अप विद अ लार्जर वन, दिस इज फुट इन द डोर। और डोर इन द फेस इसकी जस्ट अपोजिट होती है कि यू बिगिन विथ अ लार्ज ऑफ एन अनरीजनेबल रिक्वेस्ट which is likely to be refused, then follow with a smaller and more reasonable one. This is door in the face technique. Face in the door पहले छोटे से स्टार्ट करो जो कि एक्सेप्ट हो जाएगी, उसके बाद फिर लार्जर रिक्वेस्ट पर जाओ। डोर इन द फेस की एक बड़ी रिक्वेस्ट से स्टार्ट करो जो कि अनरीजनेबल होगी, जो विच इज लाइकली टू गेट रिजेक्टेड, रिफ्यूज, देन उसके बाद फिर एक स्मॉल और मोर रीजनेबल रिक्वेस्ट को फॉलो करो, ठीक है। फॉलो में तो उसके बाद एक रिक्वेस्ट को रखो, ठीक है, दूसरी फिर स्मॉल एक्सेप्टेबल रिक्वेस्ट को यूज करो। नेक्स्ट इज योर रेसिप्रोसिटी। अगर तुमने किसी को फेवर किया है देन मोर लाइकली दे विल बी फील दीस पीपल विल फील ऑब्लिगेटेड टू रिटर्न द फेवर्स। अथॉरिटी हो गया कि अथॉरिटी हो गई, जो अथॉरिटी हो गए, एक्सपर्ट्स हो गए, अथॉरिटी फिगर्स हो गए या एक्सपर्ट हो गए, दे हैव क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस, जिसकी वजह से जो तुम्हारा, और अगर जैसे मानो तुम कोई परस्यूसिव मैसेज, अगर तुम उसमें किसी अथॉरिटी फिगर को ले आओ देन योर परस्यूसिव मैसेज विल हैव क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस, जिसकी वजह से वो आर्गुमेंट या प्रोडक्ट है, इट इज मोर लाइकली टू गेट एक्सेप्टेड। नेक्स्ट इज योर लाइकिंग, इसका भी सेम चीज है। एविडेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, जितनी ज्यादा तुम्हारे मैसेज में एविडेंसेस होंगे, स्टैटिस्टिक होंगे, उतना ज्यादा वो वाला मैसेज ज्यादा इफेक्टिव माना जाएगा, उतना ज्यादा परस्यूसिव माना जाएगा। अपील टू इमोशन, फियर एंड डिजायर। अब देखो एक चीज समझो, इसके पहले ये देखो पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। तो पैराडॉक्स ऑफ चॉइस क्या होता है कि जितनी ज्यादा चॉइस दोगे उतनी ज्यादा, द मोर चॉइसेस यू गिव द मोर चांस दैट द मोर ऑप्शंस यू विल हैव, द पीपल विल हैव टू डिसाइड। बट देयर इज अ twist, there is a twist that if you give too many requests or too many options then that can cause indecisions, ठीक है, this is known as paradox of choice। अब अपील टू इमोशन का देखा जाए, अपील टू इमोशन, फियर और डिजायर। देखो अपील टू इमोशन, फियर और डिजायर इंपॉर्टेंट होता है, पर फियर के बारे में एक चीज जान लो कि अगर तुम फियर की एक लेवल होती है, ठीक है, उस लेवल तक अगर तुम फियर एक्सप्रेस करवाओगे, फियर लोगों को महसूस करवाओगे, देन दे विल बी, they are more likely to accept your message, ठीक है, more likely to accept that behavior। बट अगर तुमने ज्यादा फियर दिखा दिया, ठीक है, तो उसको डिनाई करने लगेंगे, और कम फियर दिखाया तो क्या करेंगे, उसको वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो देयर इज एक लेवल होती है जहां पर वो फियर वाली जो चीज है वो एक्सेप्ट होती है, ठीक है। So these are some of the techniques: foot in the door, door in the face, reciprocity, authority, liking, evidence, statistic, appeal to emotion, fear or desire, paradox of choice. These are some of the persuasion techniques. अब देखो ये यहाँ पर ये चार्ट आया था। अब देखो ये वाला जो चार्ट है, ये वाला चार्ट है कि what are the different factors which influence attitude change, ये उस चीज का चार्ट है। और ये सेम चार्ट, this same chart will be also be useful in your persuasion कि what are the different factors which influence persuasion। क्योंकि देखो persuasion में क्या होता है, सोर्स होता है, मैसेज होता है, एंड द टारगेट ग्रुप होता है। तो these are the source characteristics, these are message characteristics, these are target characteristics। तो इन तीनों को तुम यूज कर सकते हो उसमें। तो देखो सोर्स कैरेक्टरिस्टिक, जितना ज्यादा क्रेडिबल होगा, जितना ज्यादा अट्रैक्टिव सोर्स होगा, उतना ज्यादा परसुएडिंग पावर होगी उसकी। मैसेज की कैरेक्टरिस्टिक देखी जाए, उसके कंटेंट जितना ज्यादा रेशनल होगा, जितना ज्यादा रीजनेबल होगा। और अपील टू फियर, फियर के बारे में भी समझाया। एंड द मोड की, जो तुम्हारा जो परसुएडिंग जो तुम्हारा मैसेज है उसका मोड क्या है, ठीक, किस मोड से तुम उसको लोगों तक पहुंचा रहे हो। नेक्स्ट टारगेट कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाए तो टारगेट कैरेक्टरिस्टिक्स में होती है कि परसुएबिलिटी। कुछ लोग होते हैं जो कि प्रीडिस्पोज होते हैं टू गेट परसुएडेड,
सेल्फ स्टीम, जो उसकी जितनी ज्यादा सेल्फ स्टीम होगी, ठीक है, तो जितनी ज्यादा उसकी सेल्फ स्टीम उतना कम वो लोग पर दे आर द मोर लाइक द मोर, देखो ऐसा समझो, लोअर द सेल्फ स्टीम आर जनरल द पीपल विद लोअर सेल्फ स्टीम दे आर जनरली मोर ससेप्टेबल टू एटीट्यूड चेंज। जितनी ज्यादा सेल्फ स्टीम होगी उतनी कम चेंज उसमें आएगा। इंटेलिजेंस का हो गया, अब ये देखो जितना ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान होता है, हाईली इंटेलिजेंट पीपल जो होते हैं, दे आर लेस लाइकली टू गेट परसुएटेड। बट एक चीज इसके बारे में समझ लो कि जितना ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान होगा और तुम उसको अच्छा, बहुत ज्यादा रीजनेबल वेल रीजन मैसेज दोगे ना, तो वो उस एटीट्यूड से वो अपना एटीट्यूड चेंज कर लेगा। ठीक है, और जब वो इस टाइप से एटीट्यूड चेंज करेगा, देन इट इज मोर लाइकली टू गेट स्टिक्ड, या फिर स्टिक नहीं, जैसे दे आर मोर लाइकली टू फॉलो दैट मैसेज। ठीक है, प्रिजुडाइज का देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग प्रिजुडाइज जो लोग होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग प्रिजुडाइसेस होते हैं, दे मेक एटीट्यूड चेंज मोर डिफिकल्ट। ओपननेस का देखा जाए तो जो ओपन माइंडेड इंडिविजुअल्स होते हैं, दे आर मोर लाइकली टू चेंज देयर एटीट्यूड एंड मोर लाइकली टू गेट परसुएटेड। ठीक है, सो दीज आर द some of the factors which influence attitude change as well as persuasion। ठीक है, ठीक है, तो दिस वाज इट फॉर दिस इज ऑल दैट वी हैड टू स्टडी इन दी एटीट्यूड चैप्टर। और देखो एटीट्यूड में फिर से एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो एटीट्यूड में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कि एटीट्यूड क्या होता है, उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल टेंडेंसी। कॉग्निटिव मतलब वो कि हम लोग क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं और किस टाइप से बिहेव करते हैं, हाउ वी आर प्रीडिस्पोज्ड टू एक्ट इन अ सर्टेन वे। नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शन, नॉलेज फंक्शन क्या है, एडेप्टिव फंक्शन क्या है, ईगो डिफेंसिव फंक्शन क्या है, वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन क्या है। नॉलेज फंक्शन मतलब हम किस टाइप से वर्ल्ड को इंटरप्रेट करते हैं, किस टाइप से ऑर्गेनाइज करते हैं, किस टाइप से सिंप्लीफाई करते हैं। एडेप्टिव फंक्शन हम कैसे इन्वायरमेंट में अडेप्ट होते हैं। ईगो डिफेंसिव फंक्शन कैसे हम अपनी सेल्फ स्टीम को बचाते हैं और कैसे हम अपनी वैल्यूज को एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा कि एटीट्यूड प्रिजुडाइज क्या होता है, प्रिजुडाइज इज नेगेटिव, इरेशनल और इंटरग्रुप एटीट्यूड। एटीट्यूड वर्सेस बिहेवियर के बीच में डिफरेंस देखा है, व्हाट इज एटीट्यूड बिहेवियर लिंक, मतलब किस टाइप से हमारा जो कितना जो हमारा जिस टाइप से हम सोचते हैं, किस टाइप से हमारा एटीट्यूड है और किस टाइप से हम बिहेव करते हैं, उसके बीच में कितनी ज्यादा कंसिस्टेंसी है। एंड व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस व्हिच डिटरमाइन एटीट्यूड बिहेवियर कंसिस्टेंसी। हाई ऑन सेल्फ मॉनिटरिंग में जो लोग रहते हैं दे आर, इनकी एटीट्यूड बिहेवियर की कंसिस्टेंसी कम होती है। लो ऑन सेल्फ मॉनिटरिंग वाले लोग रहते हैं, उनकी एटीट्यूड बिहेवियर की कंसिस्टेंसी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे हमने फिर सोशल इन्फ्लुएंस देखा कि सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है, व्हाट आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस व्हिच वर गिवन बाय कैलमैन इन हिज थ्योरी ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस। कंप्लायंस जब हम उसे केवल एज अ रिक्वेस्ट फॉलो करते हैं ताकि हमें रिवॉर्ड्स को मैक्सिमाइज कर सकें, पनिशमेंट को मिनिमाइज कर सकें। आइडेंटिफिकेशन जब हम उसके बिलीव्स को से आता आइडेंटिफाई हो जाते हैं, मतलब उससे जो परसुएडर है या फिर जो जिससे हम इन्फ्लुएंस होने वाले हैं, जो लोग हैं या मैसेज हैं, उससे क्या करते हैं, उससे उसके जो थॉट्स हैं उसको जिस हम उसकी नज़रों में अच्छा बनना चाहते हैं, उससे रिवॉर्ड्स वगैरह लेना चाहते हैं, उसकी इमेज जो है हम अपनी पॉजिटिव इमेज बनाए रखना चाहते हैं, उसकी वजह से हम उसको फॉलो करते हैं। जैसे आइडेंटिफिकेशन और इंटरनलाइजेशन, जब हम उसे इंटरनली फॉलो करते हैं, जब उसकी वैल्यूज वगैरह जो होती हैं हमारे अकॉर्डिंग होती हैं, तो उसको इंटरलाइज कर लेते हैं। दिस इज इंटरनलाइजेशन। प्रिंसिपल्स हमने देखे कि व्हाट इज सोशल प्रूफ, रेसिप्रोसिटी, अथॉरिटी, लाइकिंग, व्हाट आर द डिफरेंट इनेबलर्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस। पर सोशल परसुएशन देखा हमने कि सोशल परसुएशन क्या होता है और सोशल इन्फ्लुएंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कि इट इज अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट, और ये क्या है, ये इट इज एम्ड एट टू अचीव ए स्पेसिफिक आउटकम। व्हाट आर द फोर स्टेप्स इन परसुएशन, की अटेंशन, फर्स्ट ग्रैब देयर अटेंशन, कॉम्प्रहेंशन अच्छे से होना चाहिए, दे विल कॉम्प्रहेंड योर मैसेज, दे शुड बी एबल टू रिटेन योर द मैसेज इंटेंडेड, एंड द एक्शन। परसुएशन कब सक्सेसफुल माना जाता है, जब जो एक्शन है वो जो टारगेट ग्रुप है नॉट ओनली रिटेन द मैसेज बट ऑल्सो एक्ट अपॉन इट एज इंटेंडेड बाय द परसुएडर। नेक्स्ट, ये हमारे कुछ फैक्टर्स थे जो कि दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड चेंज एज वेल एज परसुएशन। फिर हमने देखा बैरियर्स, व्हाट आर द डिफरेंट बैरियर्स इन परसुएशन, सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर। सिमेंटिक बैरियर जो कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम की वजह से आ जाते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर जो कि एटीट्यूड, वैल्यू या इमोशनल डिफरेंस की वजह से आता है, ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से आता है, फिजिकल वैल्यू जो फिजिकल एनवायरनमेंट की वजह से आते हैं। तो कुछ परसुएशन टेक्निक्स देखी जैसे फुट इन द डोर इन द फेस टेक्निक, और इसी के साथ हमारा एटीट्यूड वाला टॉपिक हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल कोशेंट क्या होता है, इमोशनल कोशेंट और इंटेलिजेंस कोशेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और भी इमोशनल इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस इन सिविल सर्वेंट्स लाइफ, इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इस वाले वीडियो में अब तक के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अब उसके लिए यू कैन सब्सक्राइब टू अवर चैनल, और ये इस चैनल की पीपीटी तो मैं टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक तो मैं वीडियो को चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।